मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे समस्त अभ्यर्थियों का मैं आलोक कुमार दृष्टि टीम की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। डियर फ्रेंड्स, वर्ष 2019 में मुख्य परीक्षा में भारतीय राज्य व्यवस्था खंड से पूछे गए प्रश्नों का विश्लेषण करने की एक श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लोग एक अन्य प्रश्न को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे जो 6 अंक का प्रश्न है और इसका उत्तर लेखन आपको 100 शब्दों में करना है। प्रश्न आपके सामने ये रहा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के प्रमुख के रूप में, अर्थात केंद्रीय मंत्रिपरिषद के प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री की क्या शक्तियां हैं? प्रधानमंत्री की कई शक्तियां हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्रिपरिषद के प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री की क्या शक्तियां हैं? What are the powers of Prime Minister as a Chief of Central Council of Ministers? बिल्कुल सामान्य प्रश्न पूछा गया है, सीधा प्रश्न भी पूछा गया है, कॉन्सेप्चुअल नहीं है यह प्रश्न, लेकिन उत्तर की शुरुआत मुख्य अवधारणा से करते हुए हम प्रारंभ करेंगे और मुख्य भाग के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री की शक्तियों का वर्णन करेंगे और फिर निष्कर्ष के अंतर्गत आप एक अच्छा और एक प्रभावशाली निष्कर्ष को स्थापित करेंगे। उत्तर की संरचना ये रहेगी। उत्तर की संरचना अर्थात उत्तर की शुरुआत या इंट्रोडक्शन या भूमिका मुख्य अवधारणा से करना चाहिए। उत्तर का मुख्य भाग मंत्रिपरिषद के प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री की शक्तियां और अंत में एक निष्कर्ष लिखेंगे। प्रयास करना है कि उत्तर का निष्कर्ष कुछ ऐसी अवधारणाओं के साथ करना चाहिए जैसे भारत में संसदीय शासन की पद्धति को अपनाया गया है और संसदीय शासन की पद्धति के अंतर्गत मंत्रिपरिषद जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है वह वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान भी है। तो शुरुआत आपने यहां से किया। अब संसदीय शासन की व्यवस्था के अंतर्गत सामूहिक निर्णय लिए जाने का सिद्धांत है और सामूहिक निर्णय लेने के लिए मंत्रिपरिषद को ही सारी शक्तियां दी गई हैं, लेकिन मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री की शक्तियों के कारण प्रधानमंत्री का पद अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है और वह अन्य मंत्रियों की तुलना में या मंत्रिपरिषद की तुलना में अत्यधिक शक्तिशाली रूप में उभरता है, जिसके परिणाम स्वरूप संसदीय शासन की व्यवस्था जिसके अंतर्गत सामूहिक निर्णय लिए जाने का सिद्धांत है और सामूहिक निर्णय लेने का जो यह सिद्धांत है वह मंत्रिपरिषदीय शासन व्यवस्था की संकल्पना को प्रस्तावित करता है, लेकिन प्रधानमंत्री की शक्तियों के कारण ही
प्रधानमंत्री का पद कहीं इतना अधिक महत्वपूर्ण होकर उभरता है कि संसदीय शासन की व्यवस्था या मंत्रिपरिषदीय शासन की व्यवस्था की संकल्पना प्रधानमंत्री या सरकार व्यवस्था की संकल्पना के रूप में परिणत हो जाता है। अर्थात किस प्रकार प्रधानमंत्री की ये शक्तियां मंत्रिपरिषदीय शासन व्यवस्था या संसदीय शासन व्यवस्था को प्रधानमंत्री सरकार व्यवस्था के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यह आपको लिखना है। अर्थात निष्कर्ष के माध्यम से और इंट्रोडक्शन के माध्यम से आप दूसरे छात्रों की तुलना में अधिक बेहतर उत्तर लेखन की ओर अग्रसर हो सकते हैं। आइए उत्तर लेखन की शुरुआत करते हैं एक प्रभावशाली इंट्रोडक्शन से या मुख्य अवधारणा अर्थात संसदीय शासन की व्यवस्था से। आइए एक स्लाइड लेते हैं और उत्तर की शुरुआत करते हैं। अर्थात इंट्रोडक्शन से। संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत मंत्रिपरिषद, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, शासन व्यवस्था में केंद्रीय भूमिका निभाता है। तो पहला, संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत मंत्रिपरिषद, या उसको वहां से हटा के नेक्स्ट लाइन में लेते हैं। संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत मंत्रिपरिषद जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, शासन व्यवस्था में केंद्रीय भूमिका निभाता है। शासन व्यवस्था में केंद्रीय भूमिका निभाता है। उत्तर की शुरुआत आपने की भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद का वर्णन करता है और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री की शक्तियों का वर्णन करता है। तो इसी में इंट्रोडक्शन में ही एक लाइन और लिखेंगे और फिर प्रधानमंत्री की शक्तियों पर हम सीधे सीधे आ जाएंगे। अर्थात भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद का वर्णन करता है। संविधान के अनुच्छेद 75 में, संविधान के अनुच्छेद 75 में मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री की
शक्तियों, प्रधानमंत्री की शक्तियों का वर्णन करता है, जो निम्नलिखित है, जो निम्नलिखित है, डबल डॉट डैश। इंट्रोडक्शन भी हो गया और हम इसी से लिंक हो गए, अर्थात अब हमें प्रधानमंत्री की शक्तियों का वर्णन करना है मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष के रूप में। कुल मिलाकर 4 पॉइंट में हम अपने उत्तर के मुख्य भाग को प्रस्तुत करेंगे। एक स्लाइड लेते हैं और अब डैश दे करके आप डिफरेंट पॉइंट्स लिख सकते हैं। पहला पॉइंट है, मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष के रूप में वही राष्ट्रपति को यह सिफारिश करता है कि किन व्यक्तियों को मंत्री के रूप में नियुक्त किया जाना है। पहली बात, आर्टिकल 75 के अंतर्गत वह राष्ट्रपति को सिफारिश करता है कि किन व्यक्तियों को मंत्री के रूप में नियुक्त किया जाना है, नियुक्त किया जाना है। अर्थात आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। तो प्रधानमंत्री जिन व्यक्तियों का नाम सुझाएगा उन्हीं व्यक्तियों को राष्ट्रपति मंत्री के रूप में नियुक्त कर सकता है। यह राष्ट्रपति का विवेकाधिकार नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर वह ऐसा करता है। पहली बात तो इसको ध्यान में रखें। दूसरी बात, वह मंत्रियों में विभिन्न मंत्रालयों का आवंटन करता है, अर्थात किस मंत्री को कौन सा विभाग या मंत्रालय दिया जाएगा यह भी प्रधानमंत्री ही तय करता है। तो दूसरा पॉइंट लिखना है, वह मंत्रियों को विभिन्न विभागों व मंत्रालयों का आवंटन करता है। अर्थात किस मंत्री को कौन सा विभाग या मंत्रालय दिया जाएगा, इसका निर्धारण प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री करता है। तीसरी बात, वह किसी भी मंत्री को किसी भी समय इस्तीफा देने के लिए कह सकता है या राष्ट्रपति के माध्यम से उसे बर्खास्त करवा सकता है। वह किसी भी मंत्री को इस्तीफा देने के लिए कह सकता है
या राष्ट्रपति के माध्यम से वह मंत्रियों को बर्खास्त करवा सकता है। एक पॉइंट और भी लिखेंगे, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करना और मंत्रिपरिषद द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों को सर्वाधिक गहरे रूप में प्रधानमंत्री ही प्रभावित भी करता है। तो लास्ट बात लेते हैं, वह मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है लिए जाने वाले निर्णयों की विषय सूची का निर्धारण करता है और निर्णयों को व्यापक रूप में प्रभावित करता है। और अब हम लोग एक निष्कर्ष लिखेंगे। ये मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री के कार्य हैं या प्रधानमंत्री की शक्तियां हैं। अब एक निष्कर्ष लिखेंगे और एक प्रभावी निष्कर्ष लिखेंगे। इस प्रकार केंद्रीय मंत्रिपरिषद के प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री की शक्तियों के कारण वह शेष मंत्रियों की तुलना में काफी शक्तिशाली हो जाता है और इस प्रकार संसदीय शासन की व्यवस्था और मंत्रिपरिषदीय शासन की व्यवस्था के अंतर्गत वस्तुतः प्रधानमंत्री सरकार व्यवस्था का विकास स्वाभाविक रूप में हो जाता है। तो इस प्रकार यह निष्कर्ष है हमारा। इस प्रकार मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष के रूप में मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री की शक्तियों के कारण वह किसी भी मंत्री की तुलना में इतना अधिक शक्तिशाली हो जाता है, इतना अधिक शक्तिशाली हो जाता है कि संसदीय व मंत्रिपरिषदीय शासन व्यवस्था प्रधानमंत्रीय शासन
या सरकार व्यवस्था के रूप में उभर जाता है या विकसित हो जाता है। तो है तो फैक्चुअल क्वेश्चन, लेकिन फैक्चुअल क्वेश्चन की शुरुआत और उसका निष्कर्ष आपके उत्तर को अवधारणात्मक दिशा प्रदान करता है, और इस प्रकार आप एक बेहतर और उत्कृष्ट उत्तर लेखन की ओर अग्रसर हो जाते हैं, और इस प्रकार आप सर्वोच्च अंक को प्राप्त कर सर्वोच्च रैंक को सुनिश्चित कर सकते हैं। आप सभी अभ्यर्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद, ताकि आप सर्वश्रेष्ठ उत्तर लेखन की इस परिचर्चा का लाभ उठाकर सर्वश्रेष्ठ रैंक को जल्द से जल्द सुनिश्चित कर सके। आप सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।